आज हम लोग बात करेंगे कि जो ऑडिटर्स में और प्रोजेक्ट मैनेजर्स में, तो पहले आज हम लोग बात करें ऑडिटर्स का। जो पेपर 1 है उस पेपर में हम लोग ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, मतलब कैसे आप तैयारी करें ताकि आपको अधिकतम नंबर आए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे मन में पाल रखे हैं कि पेपर 2 पढ़ना है और पेपर 2 जीएस है, ते मन से भ्रम निकाल दीजिए। अगर इस भ्रम में रहिएगा तो बहुत ख़राब होने वाला है आपके साथ। पेपर 2 कैसे जीएस है? पेपर जीएस अलग होता है और ऑप्शन अलग होता है। अगर मन में भ्रांति कोई आपको पैदा कर रही है तो इससे ऊपर उठिए। दूसरी बात, जो पेपर 1 है उस पेपर 1 में बहुत सारे आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, बहुत सारे थ्योरीज पढ़ने हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ पेपर 1 का खासकर, कि आपको पेपर 1 में अधिकतम नंबर कैसे आए और अब तैयारी कैसे करें। समय कम बच गया है, 3 मंथ्स मैक्सिमम 4 मंथ आपके पास है, लेकिन इतने कम समय में भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो अधिकतम मार्क्स पा सकते हैं। वो तरीका क्या होगा? अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बार बार आप सभी ने क्वेश्चंस राइज करते हैं। तो जो तरीका है पढ़ने का मैं बता देता हूँ। पेपर 1 जो है, मैं पहले भी बताया था, पेपर 1 में एक पेपर नहीं है, पेपर 1 में 5 पेपर है। तो सबसे पहला जो पेपर है, यानी देखिए सबसे जो पहला पेपर मैं बताता हूँ, तो जो सिलेबस है आपके ऐसे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो पेपर 1 में जो दिया हुआ सबसे पहला सिलेबस आपका है वो आपका क्या है? वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये भी एक मॉडल है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो इसमें कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब राष्ट्रीय आय की धारणा को पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डिटेल्स पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम को आपको डिटेल्स में पढ़ना है, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है। यानी कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जो पूरा धारणा पढ़ना है। सेकेंड में है इसका मेजरमेंट पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद क्या है कि हम जो राष्ट्रीय आय का माप, इसे लिख सकते हैं, लिखना है तो हिंदी में, वैसे कोई दिक्कत नहीं, हमें राष्ट्रीय आय की माप। उसके बाद क्या पढ़ना है? नेशनल इनकम एंड वेलफेयर। याद रखिए, राष्ट्रीय आय और समाज कल्याण या कल्याण की बात करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि नेशनल इनकम में जो भी आप पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं जीडीपी, एमपी, जीडीपी है ना, एफसी, एनडीपी, एमपी, एनडीपी, एफसी। इसी तरीके से आपका होता है जीएनपी, एमपी, जीएनपी, एफसी, एनएनपी, एमपी, एनएनपी, एफसी। इसके बाद पढ़ते हैं प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस सभी में संबंध क्या है? तो दिक्कत यहाँ वाली बात है कि आपस में कोरिलेट करना है कि जीडीपी में और जीएनपी में क्या संबंध है, जीडीपी में और पर्सनल इनकम में क्या संबंध है, प्राइवेट इनकम में और पर्सनल इनकम में क्या संबंध। इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको जीएस में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि देखिए पेपर 1 का टॉपिक है और पेपर 1 का भी टॉपिक है और पेपर 2 में भी पढ़ना है, लेकिन याद रखिए पेपर 1 में एज ए मॉडल पढ़ना है कि नेशनल इनकम है क्या, और पेपर 2 में जो नेशनल इनकम पढ़ना है वो नेशनल इनकम ट्रेंड्स पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीय आय का ट्रेंड्स क्या रहा, इस तरह की चीज़ पढ़नी है। डैट मीन्स ए इकोनॉमिक्स में पढ़ना है और एज ए अप्लाइड इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ना है। दोनों दो चीज़ है। और जो मन में भ्रांति है कि पेपर 1 हो गया तो पेपर 2 हो जाएगा, पेपर 2 हो जाएगा तो पेपर 1 हो जाएगा, एक दूसरे में कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। और इसमें मैं टोटल 5 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 5 क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज होगा। 5 क्वेश्चन मैं जो दूंगा
वो 5 क्वेश्चन में से आपका जो है एक क्वेश्चन तो आना ही है। और ये जो बहुत बड़ा एरिया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया है, जहाँ से ऑप्शनल में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बीपीएससी का ऑडिटर हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो या आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, तो ये जो टॉपिक्स है इस पर पूरा कमांड होना चाहिए। इसके अलग से बुक्स पूरी आती है। आप जो राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं जीएस की किताब में, वो नहीं है। राष्ट्रीय आय एक व्यापक विषय है जो आपको पढ़ना अलग से। पीजी में एक पेपर हुआ करता था कि राष्ट्रीय आय, क्लियर। तो इस तरीके से इसकी तैयारी करें। सबसे पहला ए आपके यूनिट कवर करना है। अब दूसरा मैं बता दूं, जो दूसरा टॉपिक्स है, अब फिर हम लोग जो आ जाते हैं, दूसरा टॉपिक है वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। वो है कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर बिहेवियर है, और आपका उसी में से फिर मार्केट है। ये जो टॉपिक्स है वो आपका माइक्रो का टॉपिक है। तो चलिए उसमें जो बेसिकली जो पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर में, क्या पढ़ना है उस पर, कंज्यूमर बिहेवियर में। तो कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता व्यवहार है ना, इसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता व्यवहार। देखिए इसमें अभी तक डायरेक्टली जो डिमांड से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम को डिमांड नहीं पढ़ना, डिमांड को पढ़ना है। याद रखिए क्या क्या पढ़ना है, बता दूं आपको। पढ़ना है इसमें भी क्या पढ़ना है, तो लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ना है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ना है, यानी कि मांग के नियम भी पढ़ना है, और मांग की लॉज भी पढ़ना है। अगर इसे नहीं पढ़ते हैं तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है इसी चीज़ में। क्वेश्चन पूछे ना पूछे, इसमें से क्वेश्चन 2 हम लोग कर लेंगे कि राष्ट्रीय हमारा, अब इसको विस्तार से, शॉर्ट में कुछ नहीं होने वाला है कि हम छोटा से पढ़ के छोड़ देंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे पूरे, जिस तरह से पढ़ते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ डिमांड। ये भी समझिए एक मॉडल है, उसकी तरह से आपको पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या है और इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके टाइप्स क्या पढ़ना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर का, वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता ह्रास नियम, या इसे कहते हैं गोसेन फर्स्ट लॉ। और इसका 2 पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी सम सीमांत उपयोगिता, या गोसेन सेकेंड लॉ। दोनों को पढ़ना है, और दोनों में मैंने इस लॉ के द्वारा लॉ ऑफ डिमांड को कैसे डिराइव करें सीखना है। मतलब कि हाउ यू डिराइव द लॉ ऑफ डिमांड, या हाउ यू डिराइव डिमांड कर फ्रॉम दी लॉ, है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फ्रॉम दी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको करना है। इसका लिमिटेशन पूछता है ये चीज़ें। तो ये भी मॉडल है, एक मॉडल है जो कि आपको कह सकते हैं गोसेन के द्वारा दिया गया और मार्शल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। एक मॉडल है, इसमें से एकदम बहुत ही वीवीआई है। ये सारा कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है, बता दूं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है एक इंडिफरेंस कर्व मॉडल, इंडिफरेंस कर्व मॉडल, यानी कि उदासीनता वक्र, उदासीनता वक्र सिद्धांत, या उदासीनता वक्र का जो मॉडल है, या उसे हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं। इसी में आपको इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्सिट्यूशन इफेक्ट, ये भी एक मॉडल है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, देखिए सभी का सभी जो मैं बता रहा हूँ वो कंज्यूमर बिहेवियर में ही है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है 4th नंबर में, वो आपको पढ़ना है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील प्रेफरेंस, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ना है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ना है। और एक जो टॉपिक है रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के अलावा एक है आपका रिवीजन फॉर डिमांड थ्योरी, यानी कि कितना क्वेश्चन हो गया, डेट मीन्स 1 2 3 4 5, यानी 5 क्वेश्चन आपको यहां से करना है। 5 क्वेश्चन करना भी है, समझना भी, सिर्फ करना नहीं है,
अब कोई थ्योरी है, जब तक इसको पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में आपको आएगा नहीं। तो 5 है मॉडल, आपको एक लाइन में सब पूरा दिया हुआ है। एक ही कंज्यूमर बिहेवियर का 5 पार्ट है। इसके बाद आपको जो शुरू करना है वो क्या करना है, उसके बाद आपको आता है प्रोडक्शन और कॉस्ट। तो प्रोडक्शन और कॉस्ट में एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक है रिटर्न टू स्किल, दोनों को आपको करना है, वो भी एक मॉडल है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग आएंगे मार्केट में। तो मार्केट से तो आप एकदम आराम से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, 3 को बढ़िया से करना है। इन तीनों मार्केट में प्राइस, आउटपुट, प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और ऑलिगोपोली का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद आप आ जाइए, मैं आपको बता, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे मॉडल को कर लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके अलावा जो मैक्रो का पार्ट है मैं उसको बता दूं, मैक्रो में क्या करना है आपको। मैक्रो में सबसे पहले आप पढ़िए क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के पारंपरिक सिद्धांत, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इफेक्टिव, केंसियन थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड भी इसे कहते हैं। उसके बाद आपको आ गया हैरोड-डोमर मॉडल, उसके बाद आ गया हैरोड-डोमर मॉडल, उसके बाद आया सोलो मॉडल, यानी कि क्लासिकल हो गया, केंसियन हो गया, हैरोड-डोमर मॉडल हो गया। इन सभी को आपको एक बार में क्या करना है, बढ़िया से करना है। ठीक है, इन सभी को एक बार आप बढ़िया से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका पूरा इसमें से ये क्वेश्चन आपको आना है। उसके बाद आइए हम लोग ये नहीं, ये जो अभी मैंने बताया ये फिर किसका पार्ट था, ये जो फिर आपका जो पार्ट है वो आपका पार्ट था आपका मैक्रो। एक मिनट, ये जो आपका पार्ट है वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। उसके बाद फिर और कुछ बता दूं आपको। इसके बाद आप यानी कि सबसे पहला यूनिट था मैक्रो का, फिर आ गया माइक्रो का, फिर आ गया मैक्रो पर। इसके अलावा मनी एंड बैंकिंग होता है, हालांकि मैक्रो में ही पढ़ते हैं। उसमें से मनी, कमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, ये भी आपको 3 में से 3 क्वेश्चन आसान टॉपिक्स होता है, लेकिन तीनों को अच्छे तरीके से आपको करना है। इसमें से बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पब्लिक फाइनेंस में। तो पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ना है, सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस में आपको ब्रीफ में बता दूं कि जितने भी प्रकार का टैक्सेज है, जैसे कि आपका डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, सभी का मेरिट्स और सभी का डिमेरिट्स ये आपको कर लेना है। और एग्रेसिव टैक्स का शॉर्ट क्वेश्चन आप बना लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आप बना लेते हैं तो आपका काम आपको चल जाता है। ये आपका हो गया किसका पार्ट, ये आपका हो गया पब्लिक फाइनेंस का पार्ट। अब आ जाइए, हम लोग को जो करना है वो मैक्रो में एक और पार्ट पढ़ना है, बता दूं तो थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर करके दिया हुआ है। वो है कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों को पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है और कंजम्पशन फंक्शन को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। और इन सभी को समझने से पहले आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को कंसेप्ट को समझना होगा। उसके बाद जो हमारा है, जो ब्रीफ में जो पढ़ना आपको है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। देखिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में 4-5 ही है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे आसान टॉपिक है वो IMF है, IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड में आप आसान तरीके से पढ़िए, एक्सचेंज रेट पढ़ लीजिए, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। और थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। डेट मीन्स की फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पूछता है। और उसी में एक मॉडल है PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, पहला नंबर। उसके बाद आपको पढ़ना है टैरिफ, पढ़ना है टैरिफ और कोटा पढ़ना है, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आपको पढ़िए रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, और हेक्सर होलिन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इसमें से अगर चारों 5 क्वेश्चन बनाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का। डैट मीन्स कि मैंने जो अभी तक बताया इसमें से 25 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, 25-30 क्वेश्चन अगर सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं, है ना, तब आपका जो पेपर 1 का जो है, जो कंसेप्ट है पेपर 1 में जो डिफिकल्टी है वो आपको आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे लास्ट में पेपर 1 में ही एक चीज़ और जोड़ दिया है, वो है बिहार इकोनॉमिक्स। तो बिहार इकोनॉमिक्स में बैंकों की क्या भूमिका रही, बैंकों की क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या क्रियाकलाप रहा, तो हम लोग पेपर 1 में भी देखेंगे और पेपर 2 में भी देखेंगे। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका जो है अधिकतम नंबर आने की संभावना होती है। और इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के तैयार करें तब आप जो है अच्छा कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि रिस्क समय कम है,
रिस्क कम लीजिए, जहाँ कहीं भी पढ़ते हुए एक जगह अच्छे संस्थान में पढ़िए और साथ ही साथ गाइडलाइन के तहत आप टेस्ट सीरीज, जैसे हम आपको टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। एक टेस्ट में जो है 3 घंटे का टेस्ट होगा, उसमें से क्वेश्चंस होगा, आपको कॉपी वगैरह दिया जाएगा, तो आप आराम से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर चाहें तो आपका जो है ऑफलाइन क्लासेज भी है, कल हमारे के यहाँ शुरू हो रही है। लाइव क्लासेस तो हमारे यहाँ चल ही रही रात में। तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और फिर मैं अगले दिन कुछ आप लोगों के लिए नया लेके आऊँगा ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो।